सारे जो क्लासेस रहेंगे वो सारे इंटर रिलेटेड रहेंगे। अब किसी भी क्लास के फंडामेंटल्स अगर भूल जाओगे तो आगे समझने के लिए बहुत दिक्कत होगा। तो बारी बारी से हमें एक एक करके सारी चीज को समझना है। यहाँ पर हमें बहुत सारे की टर्म्स देखना है। तो लेट अस स्टार्ट विद द की टर्म्स वन बाय वन। तो चलिए मैं ऐसे कहूँ कि विल स्टार्ट विद व्हाट इज इक्विलिब्रियम। पहले लिखेंगे व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। व्हेन यू से ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का हिंदी में क्या कहते हैं? संतुलित अवस्था में। जैसे ये पेन, ये अभी यहाँ पे रख दिया तो ये यहाँ पे रख दिया तो नाउ इट इज समहाउ बैलेंस्ड। सी नाउ इट इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हम ऐसे कहेंगे ए बॉडी is said to be in equilibrium if it has no acceleration। अगर बॉडी के साथ कोई एक्सीलरेशन नहीं है, ठीक है, नो एक्सीलरेशन। दैट मीन्स एक्सीलरेशन कब होता है कोई बॉडी का? जब उसके ऊपर कोई फोर्स आता है। फोर्स बाय मास होता है एक्सीलरेशन। क्या इसका मतलब उसके ऊपर फोर्स नहीं आ रहा है? फोर्स आ रहा है, ढेर सारे फोर्सेस आ रहे हैं, बट द नेट फोर्स इज जीरो। ठीक है, तो कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है कब कहेंगे? जब उसके पास कोई एक्सीलरेशन नहीं है। तो क्या इसका मतलब वो रेस्ट में भी हो सकता है, या फिर मूव कर रहा होगा विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। व्हेन समथिंग इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, सो देयर इज नो एक्सीलरेशन। ठीक है, तो उसी चीज को जानने के लिए हम क्या लिखेंगे? फॉर दिस the body must be at rest or moving with constant velocity। कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होने के लिए कैसे हम पता करेंगे? द बॉडी मस्ट बी एट रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। आई से ए बुक इज केप्ट ऑन ए टेबल, इज इट इन इक्विलिब्रियम? यस। ठीक है, तो ए कार इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन द हाईवे, इज इट इन इक्विलिब्रियम? यस, because either case you see there is no acceleration. So a body is said to be in equilibrium if it has no acceleration. For this हम कहेंगे the body must be at rest or moving with constant velocity. Bit number 2, net force means total force or resultant of all forces acting on the body। resultant of all forces acting on the body must be zero। ध्यान रहे कि when I say acceleration is zero, पर बॉडी इक्विलिब्रियम में एक्सीलरेशन इज जीरो, तो आप सोच रहे हो कि हाँ वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशंस। वन इज कॉल्ड
लीनियर एक्सीलरेशन, दूसरा है एंगुलर एक्सीलरेशन। जैसे आप कोई फैन को स्विच ऑन करते हो, शुरू में उसका स्पीड देखोगे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, मीन्स उसका एंगुलर वेलोसिटी जो है, घूमने की वेलोसिटी है, वो ग्रेजुअली बढ़ते जा रहा है। सो देयर इज सम एंगुलर एक्सीलरेशन। सो व्हेन आई मीन एक्सीलरेशन, आई मीन ऑल सॉर्ट ऑफ एक्सीलरेशंस। अभी आप लोग एंगुलर एक्सीलरेशन की तरफ बहुत ज्यादा एक्सपोज नहीं हो बोल के इसमें इतना मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, अभी एक्सीलरेशन बोल के काम चला रहा हूँ। बट व्हेन आई से दी बॉडी इन इक्विलिब्रियम मीन्स इसका लीनियर एक्सीलरेशन भी जीरो है और एंगुलर एक्सीलरेशन भी जीरो है, ठीक है। सो डोंट डेवलप इन मिसकंसेप्शन। तो क्या पता चला, ये बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम if it has no acceleration. For this the body must be at rest or moving with constant velocity. The resultant of all forces acting on the body must be zero, ठीक है। अब कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो फिर वो इक्विलिब्रियम भी कुछ टाइप्स के होते हैं। लेट मी शो यू सम टिपिकल केस। सपोज हम कहेंगे कि आई एम नाउ टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को मैं लिख रहा हूं EQM, ठीक है। ओके, नाउ सपोज आई कंसीडर ए केस लाइक दिस। हियर इज ए कोनिकल फ्रस्ट्रम। ये ऐसा कोई एक चीज है जो जमीन के ऊपर रखा हुआ है। थिंक ऑफ ए केस, ऐसा कोई चीज है वो जमीन के ऊपर रखा हुआ है। हाँ, ये रेस्ट में है ना। अच्छा, सपोज आई गो फॉर अनदर केस। आई कंसीडर ए केस लाइक दिस। सॉरी, आई कंसीडर ए केस लाइक दिस। ऐसा कोई चीज है जो कि जमीन के ऊपर रखा हुआ है, ये भी रखा हुआ है, ये भी रखा हुआ है, ठीक है। तो हम कहेंगे हियर इज ए सर्टेन बॉडी केप्ट ऑन ग्राउंड। हाँ, ये भी रह सकता है, ऐसे कोई बॉडी ऐसे भी रह सकता है। तीसरा मैं एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहा हूं कि सपोज आई से हियर इज ए बॉडी केप्ट ऑन ग्राउंड। से इट्स ए स्फेरिकल बॉडी केप्ट ऑन ग्राउंड, और ये भी ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है। सो ऑल दीज थ्री बॉडीज आर एट इक्विलिब्रियम। अभी अगर आप ध्यान से थोड़ा देखोगे इसमें क्या हो रहा है। इस केस में अगर इस बॉडी को हम थोड़ा सा धक्का देते हैं, थोड़ा सा धक्का देंगे तो टेढ़ा हो जाएगा, छोड़ देंगे फिर से वापस खड़ा हो जाएगा। ये बॉडी इक्विलिब्रियम में, रेस्ट में, मूव नहीं कर रहा है, कोई एक्सीलरेशन नहीं है। और अगर मैं इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता हूं और मैं इसके ऊपर कोई एक फोर्स ऐसे यहाँ पे लगाना चाहता हूं, तो एक फोर्स ऐसे लगा के पुश करूंगा तो ये टेढ़ा होगा और फोर्स को निकालेंगे तो फिर वापस खड़ा हो जाएगा। Are you getting? तो this type of equilibrium is called stable equilibrium, ठीक है। पहला हुआ कौन सा हुआ? पहला हुआ स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। EQM लिख रहा हूं, मतलब आई एम राइटिंग फॉर इक्विलिब्रियम, ओके। इन दिस केस if the body is slightly disturbed or displaced and released, it restores its original position. It restores its original position. अगर मैं इसको थोड़ा सा धक्का देता हूँ, थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूँ, टिल्ट करता हूँ, टिल्ट करने के बाद छोड़ देता हूँ, वो वापस फिर से खड़ा हो जाएगा। क्या चीजें समझ में आ रहा है? But think what happens in this case. अगर इस बॉडी को मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा? भ्रम करके गिर जाएगा। यहाँ से अगर छोटा सा एक फोर्स लगा दूंगा तो भ्रम करके गिर जाएगा। तो पहला वाला केस में द बॉडी वाज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, बट नाउ दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या मतलब है? इन दिस केस if the body is given a small displacement and released it falls out of इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन को छोड़ के भाग जाता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? द बॉडी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। पहला वाला में क्या हुआ? व्हेन यू गिव ए स्मॉल डिस्टर्बेंस फोर्स एंड रिलीज इट ऑटोमेटिकली रिस्टोर्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन। दूसरे केस में क्या हुआ? व्हेन यू गिव इट ए स्मॉल डिस्टर्बेंस फोर्स you find it falls out of the equilibrium position। ठीक है। तीसरे केस में देखो तो when you give it a small displacement what will happen? What will happen when you give it a small displacement? When you give it a small displacement आप देखोगे ये क्या करेगा, थोड़ा ऐसे हटके आ जाएगा बगल में और वहां पे आके खड़ा हो जाएगा। फिर से थोड़ा सा ये डिस्प्लेस हो जाएगा और बगल में आके खड़ा हो जाएगा। यू सी ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया, पहले यहाँ था पोजीशन 1 में था यहाँ पे, अब पोजीशन 2 में आ गया। पहले ये पोजीशन 1 में था, अब ये पोजीशन 2 में आ गया। ठीक है, ऐसा कोई एक इक्विलिब्रियम को हम लोग कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, EQM का मतलब इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो इन दिस केस when the body is given a small displacement and released it neither falls out of equilibrium nor restores equilibrium but gains or acquires a new position of equilibrium just after। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, पहला केस में हुआ ये कि पहला केस में जब हम इसको थोड़ा सा एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिए, इन केस द बॉडी इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड गिवन ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एंड रिलीज। थोड़ा अगर हम इसको टेढ़ा करते हैं, जस्ट इमेजिन अगर मैं इस बॉडी को थोड़ा सा मैं ऐसे टेढ़ा कर देता हूं, सपोज ऐसे आई गिव इट ए स्मॉल टिल्ट लाइक दिस, ऐसा। ठीक है, और फिर मैं छोड़ देता हूं तो क्या होगा, ये फिर से वापस खड़ा हो जाएगा। यू सी द बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। जबकि इफ वी गो फॉर द सेकंड केस, जब मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा करने की कोशिश करता हूं, यू सी अब ये वापस नहीं खड़ा होगा, ये गिर जाएगा। तो यू सी डी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तीसरा केस में क्या था, व्हेन आई गिव इट ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इट नाइदर फॉल्स nor restores its original position but acquires a new position of equilibrium immediately after, just after displacement। क्या ये तीनों टाइप की इक्विलिब्रियम आपको थोड़ा थोड़ा हजम हो रहा है? Is it understood? Yes sir। अगर समझ में आ रहा है तो आपको ये क्वेश्चन बताना है। आई एम गिविंग यू सम टिपिकल क्वेश्चंस फॉर अंडरस्टैंडिंग। सपोज हम कहेंगे
एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हम कहेंगे कि हमारे पास कोई एक ऐसा सरफेस है। सपोज हियर इज ए सरफेस लाइक दिस, थिंक ऑफ ए सरफेस लाइक दिस, जस्ट थिंक। मैं इसके ऊपर एक छोटा सा ब्लॉक को रखना चाहता हूं। ए स्मॉल ब्लॉक इज केप्ट ऑन दिस टेढ़े मेढ़े सरफेस। ए स्मॉल ब्लॉक इज केप्ट हियर, ठीक है, ए स्मॉल ब्लॉक इज केप्ट हियर एंड हियर। ऑल द थ्री ब्लॉक्स आर एट रेस्ट। ऑल द थ्री ब्लॉक्स आर एट रेस्ट। नाउ क्वेश्चन इज, ये तीनों ब्लॉक रेस्ट में है, तीनों का एक्सीलरेशन 0 है। They are all in equilibrium, but what is the type of equilibrium associated with each block? We want to know the type of equilibrium associated with each block. तो हमें क्या बताना है यहाँ पर? Comment the type of equilibrium associated with each block। हर एक ब्लॉक के साथ एसोसिएटेड इक्विलिब्रियम क्या है, कौन सा टाइप का इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हर एक केस में ब्लॉक को थोड़ा सा धक्का मुक्का देंगे और देखेंगे अगर वो वापस आ रहा है अपनी जगह तो स्टेबल, भाग जा रहा है तो अनस्टेबल, थोड़ा सा हटके फिर से खड़ा हो जाता है तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। समझ में आया क्या? चलो इस बॉडी को अगर हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, क्या ये अपनी जगह वापस आएगा कि भाग जाएगा? तो भाग जाएगा। तो व्हाट इज द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम हियर? टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम हियर? अनस्टेबल। यस, आपको समझ में आ रहा है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, बी क्या है? इसको अगर थोड़ा सा धक्का देंगे, छोड़ देंगे, हाँ, दिस कम्स आउट टू बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। सी क्या हो जाएगा? सी में थोड़ा सा धक्का दो, ना भागेगा ना वापस आएगा, दिस इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम एनालिसिस करना आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं। सपोज आई वांट टू गिव यू एन एग्जांपल लाइक दिस। सपोज हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक बॉल है जो पॉजिटिवली चार्ज बॉल है, और यहाँ पर एक दूसरा बॉल है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज बॉल है। दिस टू बॉल्स आर फिक्स्ड, दिस टू बॉल्स आर फिक्स्ड। नाउ इन दोनों के बीच में यहाँ पे दूसरा एक बॉल रखा हुआ है, और ये दूसरा बॉल के ऊपर भी कुछ पॉजिटिव चार्ज रखा। शायद आपको थोड़ा बहुत जानकारी होगा कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। और क्या, जब दो चार्ज पास पास होंगे तो रिपल्सन जोर होगा, दूर दूर होंगे रिपल्सन लेस होगा, नहीं। तो यही चीज को मैं लिखने के लिए थोड़ा इसको I'll make a little change, say Q, ठीक है। दो चार्ज, लाइक चार्जेस रिपेल और लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, and the force of attraction or repulsion also depends upon the distance between them. If the distance between them is less, force will be more. अगर दोनों चार्ज दूर दूर होंगे तो दोनों के बीच में फोर्स भी कम होगा, पास पास होंगे फोर्स ज्यादा होगा। ओके, इतना जानकारी आप सबके पास है। In above case, comment if the charged ball, if the charged ball at middle is in equilibrium or not. If yes, specify the type of equilibrium, ठीक है।
when जो Q है ये पॉजिटिव है, ठीक है, Q है वो पॉजिटिव है, दूसरा हुआ Q है वो नेगेटिव है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ये चार्ज बीच में रखा हुआ है, द बॉल इज जस्ट मिडवे बिटवीन द टू, दिस इज R, से दिस इज ऑल्सो इक्वल टू R, ये दोनों के बीच में रखा है, ठीक है, ये बॉल जो है दोनों का बीचों बीच रख दिया गया है। बोल रहा है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, आपको पता ये करना है कि ये बीच वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या चाहिए था, एक्सीलरेशन मस्ट बी 0 और नेट फोर्स मस्ट बी 0। कितना हमें देखना है कि क्या क्या फोर्स आ रहा है, पर टोटल फोर्स इसके ऊपर जो आ रहा है वो 0 हो गया, तो फिर वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। फिर बोल रहा है कि अगर इक्विलिब्रियम में है तो फिर बताओ कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, क्या है? स्टेबल होगा। पहले 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 आप मुझे बताओ, पहले मुझे आप बताओ वो इक्विलिब्रियम में रहेगा कि नहीं। हम बारी बारी से देखेंगे दोनों केस। चलिए ओके फाइन, आई एम विथ यू ओनली, नो प्रॉब्लम। लेकिन देखो आपकी बहुत सारे मिस्ट्रीज इसके अंदर खुलने वाले हैं, थोड़ा शांत रहिए और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, मैं समझा रहा हूं। फिर Q इज पॉजिटिव, फिर Q इज पॉजिटिव, I want to go for a check, I want to go for a check। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कोई एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, यहाँ पे कोई एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, बीच में छोटा वाला चार्ज रखा है और ये भी पॉजिटिव है, ठीक है भैया। अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको इधर को ढकेल रहा होगा, ये इसको इधर को ढकेल रहा होगा, ये इसको इधर को ढकेल रहा होगा। There are two equal and opposite forces acting on the body, so the net force must be 0, the body will remain at rest, the body will remain at rest। हाँ ठीक है सर, समझ में आ गया। So the body is in equilibrium। तो हम लोग बीट नंबर 1 की बात कर रहे हैं। When Q is positive, ball is in equilibrium, correct। Then what is the type of equilibrium? चलिए हम एक काम करते हैं, ये बॉल को थोड़ा सा हम साइड को डिस्प्लेस करके देखेंगे। अगर ये बॉल को थोड़ा सा हम इधर ले आते हैं, we bring it to this side, suppose we displace the ball by a small amount to this side। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। बॉल को जब मैं यहाँ पे ले आया, कहाँ पे, टू दिस पोजीशन, मतलब नीचे नहीं, इसी लाइन पे ही यहाँ पे ले आया, समझाने के लिए यहाँ पे फिगर लिया हूँ। तो क्या होगा बताओ, ये बॉल इसको रिपेल करेगा ऐसे इधर को, ये बॉल इसको रिपेल करेगा, है कि नहीं, ये रिपेल कर रहा था, ये भी रिपेल कर रहा था। जब ये बॉल यहाँ पे आ जाएगा, ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, लेकिन ये इसके पास हो गया है तो इसका जो फोर्स आएगा थोड़ा ज्यादा आएगा, और ये इससे अभी दूर हो गया, यहाँ पर आने के बाद ये फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है, F1 ज्यादा होगा कि F2 ज्यादा होगा? As it is coming close to this, the force due to this, repulsive force due to this will be F1, which will be more, F1 will be more than F2। तो होगा क्या, ये वापस आ जाएगा। So when you displace and release, it restores, it comes back to the starting point, ठीक है। So ball is in equilibrium, and तो क्या कहेंगे, what is the type of equilibrium? It is in stable equilibrium। हाँ चलिए आपको समझ में आ गया, इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। अच्छा ठीक है, समझ में आ रहा है, वही बात है। बिट नंबर 2, जब कहेंगे कि दोनों बॉल तो पॉजिटिव थे और बीच वाला नेगेटिव था, थोड़ा ध्यान से देखो। अब इसको ये बॉल नंबर 1 है, ये बॉल नंबर 2 है, इसको ये बॉल खींच रहा था F1 में, ये बॉल भी खींच रहा था, बिकॉज दे आर ऑपोजिट चार्जेस, they attract each other। लेकिन ये बीच में था ना, बीच में था, तो हम कहेंगे F1 was equal to F2, so net force on the ball was 0, है कि नहीं? F1 F2 बराबर होने के कारण ये इधर को जितना जोर से खींच रहा है, ये इधर को उतने जोर से खींच रहा है, तो नेट फोर्स हो गया 0। तो क्या कंक्लूजन मिला, फिर Q is negative, the body is in equilibrium, ठीक है, because
नेट फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स इज जीरो। समझ में आया? अच्छा, नाउ व्हाट इज द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम? चलिए बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं। व्हेन आई गिव इट ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, व्हेन आई गिव दिस बॉडी ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, यहां से थोड़ा सा हटा के यहां पे ले आया, पास ले आया, तो देखो तो क्या होने वाला है? ये आपका जो चार्ज स्फीयर था, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इधर था, दूसरा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इधर था, और पहले स्फीयर बीच में था। अभी मैं इसको थोड़ा सा इधर को डिस्प्लेस कर दिया हूं, ये हो गया माइनस क्यू। नाउ यू क्लियरली सी दिस डिस्टेंस इज लुकिंग मोर, दिस डिस्टेंस इज लेस। ये स्फीयर नंबर 1, ये स्फीयर नंबर 2। अब भी ये इसको खींचेगा और ये भी इसको खींचेगा, लेकिन कौन जोर से खींचेगा? F1 ज्यादा होगा कि F2? तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? नेट फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, नेट फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। ये भाग जाएगा, मतलब थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दी तो भाग गया किधर? उधर वाले स्फीयर की तरफ। तो क्या कहोगे? ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल? यस। द middle ball is in unstable equilibrium. क्या थोड़ा आइडिया समझ में आ रहा है? व्हाट इज द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम? क्या ये चीजें समझ में आ रहा है? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम? yes sir. Now we go for next point. We have seen many things related to equilibrium. तो चलिए हम पहले देख लिए कि व्हाट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में कब कहते हैं? जब उसके पास कोई एक्सीलरेशन नहीं है। एक्सीलरेशन नहीं है मतलब लीनियर एक्सीलरेशन भी नहीं है, रोटेशनल एक्सीलरेशन भी नहीं है, दोनों में से कुछ भी एक्सीलरेशन नहीं है, तो ये बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। फिर हम लोग क्या देखे? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। कोई बॉडी अगर रेस्ट में थोड़ा सा धक्का मुक्का मारो, अगर वापस आ जाता है घर पे, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। कुछ बच्चे, सारे बच्चे घर पे रहते हैं, जो घर पे रहते हैं वो इक्विलिब्रियम में, लेकिन कुछ बच्चों को थोड़ा सा डांट दो, घर से भाग जाते हैं। कहाँ? नानी के घर। वो कौन से इक्विलिब्रियम है? स्टेबल की अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कुछ बच्चों को मारपीट करो, थोड़ा मुंह फुलाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद देखो फिर से हंसने लगेंगे, तो क्या हो गया? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल अनस्टेबल फ्रेंडशिप होता है ना। और कुछ बच्चों को कुछ भी बोलो फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही पड़े रहेंगे। घर में मम्मी आएगी, दो नाफा मारेगी, गाली करेगी, निकल जाएगी, इनको फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर पापा आएंगे, दो नाफा मारेंगे, फिर गाली करेंगे, चले जाएंगे, इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब वो कौन सा इक्विलिब्रियम में है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बस, तो आप सोच लो आप कौन से इक्विलिब्रियम में घर में रहते हो। अच्छा, जब हम इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पर एक मिस्ट्री है, वो मिस्ट्री को थोड़ा सा उजागर करेंगे हम लोग अभी। वैसे बाद में बताने से चलता है, लेकिन आप लोग मजे लेके सुन रहे हो तो मैं बता भी देता हूँ। ये जो बॉडी रखा है, जैसे हम देखेंगे कि इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है। इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है? क्या आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी करके कोई टर्म मालूम है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यस, यू विल सी दिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी समवेयर हियर। इसका समझ में आया क्या? अच्छा, दूसरे केस में इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है? समवेयर हियर, जहां पर ब्रॉडर सेक्शन है वहीं पर है। तीसरा केस में कहाँ है सेंटर ऑफ ग्रेविटी? यू विल से दिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ये एग्जैक्टली दिस सेंटर। अब ये तीनों केस को ध्यान से देखो, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है अभी। क्या हो रहा है? जैसे मैं इसको टेढ़ा करने की कोशिश करूंगा, इसको, इस बॉडी थोड़ा सा डिस्प्लेस करने की कोशिश करूंगा, तो क्या होगा? ये डिस्प्लेस होगा। जैसे ये डिस्प्लेस होगा, देखो शेप क्या हो रहा है, ये बॉडी ऐसा पोजीशन में आ गया और डिस्प्लेस हो गया, मतलब ये वाला पॉइंट थोड़ा ऊपर चला गया। आर यू गेटिंग? अच्छा, ये वाला बॉडी थोड़ा ऊपर चला गया। आप जानते हो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय ए फॉर्मूला mgh। थोड़ा जानते होगे, अगर नहीं भी जानते हो तो हाँ जानते हो बोल दो, नहीं तो मैं दुखी हो जाऊंगा। पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय mgh। उसमें वो h क्या है? h इज नथिंग बट हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कहते हैं h।
पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला हो गया? पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। ऐसे थोड़ा थोड़ा आप लोग जानते होंगे, उसमें h क्या होता है? हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया mgh। अभी इसका देखो और इसके देखो तो सेम बॉडी को ऐसे पोजीशन में रखेंगे तो हाइट ज्यादा हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो गया, है कि नहीं? तो ऐसे रखने से ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, ऐसे रखने से कम पोटेंशियल एनर्जी है। मतलब कोई बॉडी को अगर दो अलग अलग पोजीशन में रखेंगे, जिस पोजीशन में उसका पोटेंशियल एनर्जी कम होगा उस केस में वो ज्यादा स्टेबल होगा, जिस केस में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा वो ज्यादा अनस्टेबल होगा। आप जब ऐसे खड़े हो यू आर स्टेबल, जब आप लेटे हो तब भी आप स्टेबल हो। कोई आके आपको धक्का मारेगा तो खड़े हुए केस में आप ब्राम करके गिरोगे, यू विल फॉल लाइक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। लेटे हुए तो क्या फर्क पड़ता है? समझ में आया? बिकॉज व्हेन यू आर स्टैंडिंग योर पोटेंशियल एनर्जी इज मोर, व्हेन यू आर लाइंग योर पोटेंशियल एनर्जी इज लेस। ये पैर को अगर हाथ पे से खड़ा करूंगा पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, ऐसे लेटा के रखूंगा पोटेंशियल एनर्जी कम है। पोटेंशियल एनर्जी कम है तो ये मोर स्टेबल है। तो ध्यान रहे, इन केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज मिनिमम। एंड व्हेन यू गिव ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेस, यू से द पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। तो यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम में थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा। क्या ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे? आई विल से with ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है with a small displacement the potential energy of the body इंक्रीजेस। ठीक है, जैसे हम इसको धक्का देंगे तो क्या होगा? धक्का देंगे तो ठीक है, ओके, धक्का देंगे तो क्या होगा? ये कुछ ऐसा पोजीशन में आएगा, ऐसा करके, और देखोगे इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। कौन? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। सेकेंड केस में अगर हम देखेंगे, इसको अगर हम टेढ़ा करने की कोशिश करेंगे, हाउ इट विल बी लुकिंग लाइक। इसको जब टेढ़ा कर दिए ये हाल कुछ ऐसा हो गया, सॉरी, ये हाल कुछ ऐसा हो गया ये केस में, है ना? तो इस केस में क्या हुआ? देखो तो ये चीज जो है वो नीचे आने लगा, ये जो चीज जो है वो नीचे आने लगा। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है। अभी शुरू में तो ज्यादा था, पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे घट रहा है। तो आप कहोगे जैसे इसको हम टेढ़ा करने लगेंगे, जैसे इसको हम टेढ़ा करने लगेंगे तो आप देखोगे इसके साथ एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज कमिंग डाउन। तो हम कहेंगे विथ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट potential energy of the body decreases, है ना? potential energy of the body decreases। तीसरा केस में देखो तो जब हम इसको एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, क्या हुआ? ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो इधर ही चले जा रहा है। तो हम क्या कहेंगे इस केस में? हम क्या कहेंगे जब इसको हम छोटा सा, yes, by giving a small displacement the potential energy of the body is not going to be affected। ठीक है ना? तो हम क्या कहेंगे इस केस में? कहेंगे कि by giving a small displacement, by giving a small displacement, giving a small displacement the potential energy of the body
body does not change, does not change। अभी आपको ये पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड क्वेश्चन तुरंत नहीं आएगा, वो आएगा करीब करीब 2 से 2.5 महीने के बाद। लेकिन मैं सोचा कि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बताने से आपको समझ में आ जाएगा, तो बता दिया। डोंट वरी मच बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी, हाउ इट इज कैलकुलेटेड। मैं खाली थोड़ा सा बता दिया ताकि झलक में आपको चीजों को समझ में। तो हम क्या देखें, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। चलो ये पोटेंशियल एनर्जी वाला चीज को हम इसमें देखें। क्या यहाँ पर जब कोई बॉडी रखा हुआ था, थोड़ा सा इसको धक्का देंगे, ये नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इफ यू ब्रिंग इट हियर इट्स कमिंग डाउन, थोड़ा सा डिस्प्लेस दिए तो पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, तो घट रहा है मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको धक्का दो, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको इधर थोड़ा सा धक्का दो या इधर थोड़ा सा धक्का दो, पोटेंशियल एनर्जी में कोई बदलाव नहीं है, इट इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या चीजें समझ में आ रहे हैं? यस यस। तो ये चार्ज की केस में तो आप लोग समझ गए। दूसरा केस भी देख लिया हम लोग। We have seen many things related to equilibrium and type of equilibrium. तो अभी हम लोग इक्विलिब्रियम क्या है समझ चुके हैं, बट नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू एनालाइज इक्विलिब्रियम एनालिसिस। इक्विलिब्रियम एनालिसिस मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम, कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में उसका इक्विलिब्रियम की एनालिसिस करना है, मतलब क्या करना है। बहुत सारी चीज सुनना है, ध्यान से सुन लो, लिखने के लायक कुछ नहीं है ज्यादा। कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब उसका कोई एक्सीलरेशन नहीं है, बॉडी का कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है। एक्सीलरेशन नहीं है का 2 मतलब होता है, या तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं आ रहा, या फिर ढेर सारे फोर्सेस आ रहे, सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 है। आपको क्या लग रहा है, कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो क्या ऐसे हो सकता है कि उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं आ रहा? अरे कम से कम वेट तो आ रहा होगा, कम से कम वेट तो आ रहा होगा। तो कोई भी फोर्स नहीं आ रहा, ये इम्पॉसिबल केस है। हाँ, यू कैन गो टू स्पेस समवेयर, नो ग्रेविटेशनल फोर्स इवन इज प्रेजेंट, तो आप कह सकते हो, अलग बात है। ऑन अर्थली बॉडीज, कोई भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, मैं यहाँ पर खड़े हूँ रेस्ट में, क्या इसका मतलब मेरे ऊपर कोई भी फोर्स नहीं आ रहा? कैसे हो सकता है? मेरे ऊपर कम से कम वेट तो आ रहा है। तो कोई भी फोर्स नहीं आ रहा, ये बताना गलत है। मतलब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो क्यों है? इक्विलिब्रियम में है तो इसलिए है कि उसके ऊपर कुछ फोर्सेस आ रहे हैं, वो सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट वेक्टर सम इज 0, इसीलिए वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। हाँ ठीक है। अब इक्विलिब्रियम एनालिसिस का मतलब हुआ इस फोर्सेस के बारे में सारा कुछ जानकारी लेना है। मतलब फोर्स के बारे में क्या जानकारी लेना होता है? जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं, अगर बॉडी रेस्ट में था तो मोशन में आता है, ठीक है। बॉडी का किस किस्म का मोशन होगा, वो फोर्स इस बॉडी के ऊपर किस किस्म का इफेक्ट दिखाएगा, वो 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। एक हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जैसे हम कहेंगे ये कोई एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर हम ऐसा एक फोर्स लगाएंगे 10 न्यूटन का, तो जैसा मोशन करेगा। सेम बॉडी के ऊपर हम वैसे ही फोर्स लगाएंगे 20 न्यूटन का, यू विल सी द मोशन इज डिफरेंट। हाँ, मैग्नीट्यूड मैटर करता है भाई, मैग्नीट्यूड मैटर करता है। इसमें ज्यादा मैग्नीट्यूड है तो इसका मोशन कुछ अलग होगा, इसमें कम मैग्नीट्यूड है तो मोशन कुछ अलग होगा। सपोज हम कहेंगे हियर इज द बॉडी, इस बॉडी के ऊपर आप इधर दे लो 10 न्यूटन फोर्स, ऐसा है। फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रखते हुए डायरेक्शन बदल देंगे तो ये इधर मूव करने लगेगा। दैट मींस फोर्स का डायरेक्शन आल्सो मैटर्स। बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन the motion of the body is going to change. Again, सोचो हम कहेंगे कि एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाता हूँ एग्जैक्टली, तो हो सकता है कि दिस बॉडी विल स्ट्रेट वे गो अप लाइक दिस। लेकिन सेम बॉडी के ऊपर मैं अगर यहाँ पे फोर्स लगा दूं तो दिस बॉडी विल नॉट गो लाइक दिस, ये तो कुछ टेढ़ा हो जाएगा, ऐसा पोजीशन में आ जाएगा। ऐसा धक्का दो तो ये ऐसे ऐसे मूव करने लगेगा। सो यू सी द टाइप ऑफ मोशन एग्जीक्यूटेड बाय द बॉडी डिपेंड्स अपॉन 3 थिंग्स, 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोर्स। व्हाट इज दैट?
magnitude of the force, direction of the force and point of application of force, कहां पर फोर्स दे रहा है, that also matter, ठीक है, कहां पर फोर्स क्या मैग्नीट्यूड का है, किस डायरेक्शन में और किस पॉइंट में आ रहा है, that will decide the type of motion associated, ठीक है ना। तो to know the effect of a force on a body, कोई बॉडी के ऊपर हम एक फोर्स दिए, बताओ कैसे मोशन होगा, you need to know three things. What was the magnitude of the force, what was the direction of the force and at which point the force was acting. Accordingly the motion of the body can be predicted. तो फिर हम लोग ये जो इक्विलिब्रियम एनालिसिस में कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं क्या, हम कर ये रहे हैं कि इक्विलिब्रियम एनालिसिस में कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसके ऊपर पक्का कुछ फोर्सेस है जिनका रिजल्टेंट जीरो है। हमारा काम क्या है, पता करना है कि कितने तो फोर्स आ रहे हैं, क्या क्या मैग्नीट्यूड के फोर्स है, किस किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, कौन कौन सा पॉइंट पे आ रहे हैं, सब कुछ पता करना को कहते हैं इक्विलिब्रियम एनालिसिस। आई रिपीट, व्हेन ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम there must be several forces acting on it whose resultant is zero. Equilibrium analysis is to know how many forces are acting. Number two, what is the magnitude of each force, what is the direction of each force and then what is the point of application of each force. ये सारा चीज का जानकारी लेने वाले टॉपिक को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम एनालिसिस। अगर मैं कहूं कि मैं यहाँ पे एक वाल है, सॉरी यहाँ पे एक वाल है, ये कोई एक आदमी है और क्या कर रहा है, वो वाल को पुश कर रहा है और कैसे खड़ा है, ऐसे खड़ा है, ठीक है, उसका एक टांग ऐसे रखा है, अब ये पुश कर रहा है आदमी, ये अभी रेस्ट में है, जस्ट इज पुशिंग। तो हमें पता ये करना है कि इसके ऊपर कितने ठोक फोर्स आ रहे हैं, कहां कहां पर आ रहे हैं, किस किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, हर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है। समझ रहे हो, व्हाट ए इंटरेस्टिंग टॉपिक। कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में, आप कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में मुझे दिखा दो, उसके ऊपर कितने तो फोर्स आ रहे हैं, कहां कहां पर आ रहे हैं, किस किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, हर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, मतलब नंबर ऑफ फोर्सेस, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस इज टू बी कैलकुलेटेड। समझ में आया। तो ये पता करने वाली चीज है, इस चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इसको जानने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस एग्जिस्टिंग, कितने किस्म के फोर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तब हम ढूंढ पाएंगे, है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, फोर्सेस में बी ऑफ टू टाइप्स, एक है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। वैसे फोर्स को बहुत सारा कैटेगराइजेशन किया गया है, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ऐसे करके ढेर सारे, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स, बहुत सारे कैटेगराइजेशन है डिपेंडिंग अपॉन द यूजेस। जैसे मैं बताया ना, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, इसके ऊपर डिपेंड करके फोर्स को बहुत सारे कैटेगरी में दिया गया है। पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो फोर्स है फ्रॉम ए हायर पॉइंट ऑफ व्यू इट इज कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज। एक हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मतलब दुनिया में सिर्फ दो ही किस्म की फोर्स है, एक तो हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स विथ व्हिच ग्रेविटी इज पुलिंग अनदर मास। Rest all forces are electromagnetic force. Rest all, yes. Even frictional force, कोई बॉडी को आप पुश कर रहे हो, पुश होके जा रहा है, कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। कोई थ्रेड लगा कि किसी को खींच रहे हो, थ्रेड में टेंशन क्रिएट हुआ है, कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ऑल अदर फोर्सेस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। सिर्फ जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी था वो है अलग, बाकी सारा फोर्स दुनिया में कितना दो किस्म की फोर्स हुआ, एक हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मैं ये स्टेटमेंट इसलिए बताया क्योंकि फ्यू इयर्स बिफोर आया था क्वेश्चन मेडिकल एंट्रेंस में, इफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस सडनली वेनिश व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स विल स्टिल एग्जिस्ट। और नीचे ऑप्शन में क्या दिया था, नीचे ऑप्शन में दिया था फ्रिक्शन, बुआंट फोर्स, ठीक है, बुआंट फोर्स, यू नो द ऑथर, हाँ, बुआंट फोर्स, टेंशन इन थ्रेड,
ठीक है। और वेट ऑफ ए बॉडी, वेट ऑफ ए बॉडी, तो इनमें से कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करेगा? सी, वेट ऑफ ए बॉडी इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा, रेस्ट ऑल फोर्सेस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। तो हम कहेंगे ये सारा फोर्स गायब हो जाएंगे अगर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस वेनिश कर गए तो कौन रह जाएगा? तब भी वेट ऑफ ए बॉडी रह जाएगा। एक क्वेश्चन आया था, हो सकता है ये चीज बताने के लिए कभी मेरे को दूसरा मौका नहीं मिलेगा, तो इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं बता दिया कि फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दूसरा हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन हम लोग नहीं लिखने वाले क्योंकि हाई फंडा का चीज है, डिस्कशन में जान ली। अब हम फोर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक हुआ कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। पहले हम देखेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को कैसे करते हैं, हम लोग कैसे लिखते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देखो, कोई फोर्स को एक्शन में आने के लिए क्या चाहिए? एक एजेंट जो फोर्स लगाएगा और एक ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर फोर्स लगेगा। ऑब्वियस है, एक एजेंट जो फोर्स लगाएगा और एक ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर फोर्स लगेगा। ये चीज जानना चाहिए कि कोई फोर्स को एक्शन में आने के लिए कोई होना चाहिए जो फोर्स लगाएगा और एक बॉडी होना चाहिए जिसके ऊपर फोर्स लगेगा। जो फोर्स लगा रहा है उसको एजेंट कहते हैं और जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। वो एजेंट अगर ऑब्जेक्ट से बाहर है एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं, एजेंट अगर ऑब्जेक्ट के अंदर बैठ के धक्का दे रहा है तो उसको इंटरनल फोर्स कहते हैं। वो सारा चीज हम लोग बाद में देखेंगे। अब एजेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स दे रहा है, अगर एजेंट ऑब्जेक्ट को छूते हुए, टच करते हुए फोर्स दे रहा है तो हम उसको कहेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। बिना टच किए भी तो फोर्स दे सकता है ना? जैसे एक मैग्नेट एक लोहे को दूर से खींच लिया विदाउट टचिंग, सो दैट इज कॉल्ड ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये पेन को मैं यहां से छोड़ देता हूं, ये गिर जाता है, क्यों? अर्थ इज पुलिंग। क्या अर्थ इसको टच करके पुल कर रहा है? नहीं, इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। दो चार्ज बॉडी के बीच में, उनके बीच में भी तो फोर्स है, वो क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और फील्ड फोर्स। तो ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स किसको कहेंगे? इफ two bodies experience force due to each other without being in contact, है ना? Then the force between them is called field force or non-contact force। क्या मैं सबको थोड़ा थोड़ा समझा पाया? यस। तो इसका एग्जांपल में हम कहेंगे वेट ऑफ ए बॉडी, इसके एग्जांपल में कहेंगे वेट ऑफ ए बॉडी, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, the force between electron and nucleus is a non-contact force। force between two magnets ये भी वही होता है। तो ऐसे करके आप ढेर सारे एग्जांपल ले सकते हो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। फिलहाल मैकेनिक्स चैप्टर में हम लोग देखेंगे ओनली वन नॉन कॉन्टैक्ट और फील्ड फोर्स विल कम इनटू एक्शन, दैट इज वेट। हर एक बॉडी में क्या क्या फोर्स आ रहा है जब देखेंगे, पहला जो दिमाग में आएगा वो हो जाएगा वेट ऑफ द बॉडी, सो दैट इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। Fine. Now we go for point number 2। ये था नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब देख रहे हैं हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ये बड़ी खतरनाक चीज है, इसमें ढेर सारे टाइप के फोर्सेस आते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं? ये
if two bodies exert forces on each other being in contact with each other or being in contact with each other, okay, क्या फर्क पड़ता है, each other, then the force between them is called force between them is called contact forces. दो बॉडी अगर एक दूसरे को टच करते हुए एक दूसरे के ऊपर कुछ फोर्स दे रहे हैं तो हम उसको कहेंगे कांटेक्ट फोर्स। एग्जांपल ले सकते हैं, कोई जब ब्लॉक किसी एक सरफेस के ऊपर स्लाइड करते हुए जा रहा है, आप जानते हो ए फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स एट द स्लाइडिंग सरफेस, तो हम कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स comes only when two bodies are in contact. So एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, हम कहेंगे एग्जाम्पल में लिखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। अच्छा कोई एक प्लास्टिक बॉल को पानी में डुबो दो और छोड़ दो, ये वापस भाग आता है, वाटर इसके ऊपर एक फोर्स देता है, दैट इज कॉल्ड ऑप्थ्रॉप, वो कांटेक्ट में आते हुए देता है, तो हम इसको कहेंगे बुओयंट फोर्स। हाँ, बुओयंट फोर्स, ठीक है। कोई स्प्रिंग है, कोई स्प्रिंग के साथ कोई एक ब्लॉक लगा है, अब ब्लॉक को खींच लो यहां तक और छोड़ दो, स्प्रिंग इसको वापस खींच लाएगा, तो स्प्रिंग में भी एक फोर्स बनता है, स्प्रिंग फोर्स। हम लोग ये सारा फोर्सेस पढ़ेंगे और उनकी नेचर के बारे में भी देखेंगे। स्प्रिंग फोर्स, like this, there are several contact forces and you can understand them when you get exposed to them, ठीक है। तो बहुत सारे किस्म की कांटेक्ट फोर्सेस हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हैं। हम क्यों पढ़े, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम एनालिसिस करना चाहते हैं। इक्विलिब्रियम एनालिसिस मतलब क्या करना चाहते हैं, कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, इसके ऊपर जितने सारे फोर्सेस आ रहे हैं, सारे का रिजल्टेंट जीरो है। हम जानना चाहते हैं कितने टो फोर्स आ रहे हैं, हर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, हर एक फोर्स का डायरेक्शन क्या है, हर एक फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, ये चार चीज हमें पता करना है। तो कितने टाइप के फोर्स है उसे पता चल जाएगा, कितने ठो फोर्स है, ठीक है, कितने टाइप के फोर्स है उसे पता चल जाएगा, कितने ठो फोर्स आ रहे हैं कोई बॉडी के ऊपर। तो पहले हम लोग देख लिए कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स, पहले वाला देख लिए नॉन कांटेक्ट फोर्स, दूसरे वाला देख लिए कांटेक्ट फोर्स। समझ में आ गया क्या? फिर मिलेंगे विद द सेम टॉपिक कंटिन्यूइंग फर्दर, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सर।